गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। तो हम लोग बैंकिंग सिस्टम पढ़ रहे थे। बैंकिंग सिस्टम में हम लोगों ने आरबीआई पढ़ा। ऑलरेडी दो वीडियो आ चुकी हैं। ये बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हमारी थर्ड वीडियो है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उन दो वीडियो को देखिए। पहली वीडियो में हमने बैंकिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन किया और आरबीआई स्टार्ट किया। इंट्रोडक्शन में हम क्या बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे होता है, किस टाइप का है, क्या क्या बटा हुआ है, और पूरा डिटेल डिस्कशन किया था। उसके बाद आरबीआई स्टार्ट किया। आरबीआई की सारी हिस्ट्री, आरबीआई से संबंधित जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे फैक्ट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। कोई अगर छूटा हो, एक भी फैक्ट छूटा नहीं होगा। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, अगर कोई छूटा है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। हमारे उससे एक भी परसेंट कोई भी फैक्ट छूटा नहीं है। तो आरबीआई का जो पहला फंक्शन था वो क्या था हमारा? पत्र मुद्रा जारी करना। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। पत्र मुद्रा जारी करना पहला फंक्शन था। इशुइंग पेपर करेंसी, इशुइंग पेपर करेंसी, पेपर करेंसी, पत्र मुद्रा जारी करना, पत्र मुद्रा जारी करना। तो इसमें हमने पढ़ा था कि भाई आरबीआई जो है वो 2 रुपए से लेकर, आरबीआई 2 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के सारे नोट जारी करता है। सबसे छोटा नोट कितने का है? 2 रुपए का। और सबसे बड़ा नोट जो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है वो कितने का है? वो है 500 रुपए का। हमने ये पढ़ा कि भाई अगर आरबीआई द्वारा जारी किया गया प्रत्येक एक एक नोट अगर आपके पास है तो आपके पास टोटल कितने रुपए होंगे? 887 रुपए। आरबीआई कितने रुपए का नोट जारी कर सकता है मैक्सिमम? वो पढ़ा था हमने 10,000 का। 10,000 रुपए का नोट जारी कर सकता है। आरबीआई के नोट के ऊपर जो हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, वो किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के होते हैं। 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का जो नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? वो किया जाता है आपका गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। उस नोट के ऊपर जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? सिग्नेचर फाइनेंस सेक्रेटरी विद सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी विद सचिव, विद सचिव के सिग्नेचर होते हैं। और सारे कॉइन, ऑल कॉइन्स किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? वो भी भारत सरकार के द्वारा इशू किए जाते हैं। सबसे छोटा कॉइन कितने का था? 50 पैसे का। सबसे बड़ा कॉइन जो इशू किया हुआ है वो कितने का है? 20 रुपए का। कॉइन कब से स्टार्ट किए? इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 से भारत सरकार ने सिक्के छापने स्टार्ट किए थे। ये ऑलरेडी सारी चीजें हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे पिछली वीडियो में हम उसमें वीडियो में एक चीज और डिस्कस कर रहे थे। हम कर रहे थे टोकन मनी, सांकेतिक मुद्रा और स्टैंडर्ड मनी। दूसरा क्या था? स्टैंडर्ड मनी, मानक मुद्रा। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके आगे हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखो दोस्तों, जो आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, आरबीआई जो नोट जारी करता है वो कौन सी, जो करेंसी जारी करता है वो कौन सी करेंसी होती है? टोकन मनी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस करो। टोकन मनी को हम क्या बोलते हैं? बैड मनी। इसको हम क्या बोलते हैं? बैड मनी। और इसको हम क्या बोलते हैं? गुड मनी। आखिरी क्वेश्चन क्या था? बुरी मुद्रा ने अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर दिया। तो ये लो किसके द्वारा दिया गया था? ग्रेशम के द्वारा। ग्रेशम का नियम, का नियम। अब आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है कि आरबीआई जो नोट जारी करता है या जो भारत का जो रुपया सिस्टम है वो किस प्रणाली पर आधारित है? इंडियन रुपी सिस्टम बेस्ड ऑन इंडियन रुपी सिस्टम, सिस्टम बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन भारतीय रुपए का जो सिस्टम है वो किस प्रणाली पर आधारित है? आना सिस्टम, दूसरा डेसिमल सिस्टम। दशमलव प्रणाली पर या आना प्रणाली पर? तो देखो दोस्तों, और एक 31 मार्च 1957 तक जो भारतीय रुपए सिस्टम है वो किस प्रणाली पर आधारित था? आना सिस्टम पर। एक रुपए में कितने आना होते थे? 16 आना। लेकिन 1 अप्रैल 1957 से भारतीय रुपए सिस्टम किस प्रणाली पर कार्य कर रहा है? डेसिमल सिस्टम पर। अब एक रुपए में कितने पैसे हैं? 100 पैसे। 100 पैसे, वही हम लिख सकते हैं 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01 रुपए। तो वर्तमान में जो भारतीय रुपया सिस्टम है वो किस प्रणाली पर आधारित है? वो है डेसिमल सिस्टम पर, दशमलव प्रणाली पर भारतीय रुपया कार्य करता है। मैंने पिछली क्लास में एक बात और बोली थी कि हम देखेंगे भाई कौन सा नोट कब स्टार्ट किया गया था, कब बंद किया गया था। मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा, तो पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं। उसमें हम देखेंगे रुपया कब से स्टार्ट हुआ, कब से क्या। तो एक ही पीडीएफ में सारा सब कुछ आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसमें यह था कि भाई आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कब अस्तित्व में आया? 1935 में आया। उसके बाद ये वही औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया 1938 में। 1938 में 5 रुपए का नोट आरबीआई द्वारा जारी किया गया। बाद में 10, 100, 1000 और 5000 और 10,000 रुपए के भी नोट बाजार में लाए गए। आरबीआई द्वारा जारी किया गया अब तक की सब जारी किए गए नोटों में सबसे बड़ी वैल्यू कितने की थी? 10,000 रुपए की थी। वो कब आए आपके? वो 1938 में आए। उसके बाद देखो, 1 रुपए का नोट हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, पेपर करेंसी एक्ट 1861 के तहत, है ना। 1 रुपए का जो नोट है वो सबसे पहली बार 1917 में जारी किया गया था। उस नोट के ऊपर जो पिक्चर है वो किंग जॉर्ज पंचम की फोटो थी। 1 रुपए के नोट का 1917 में पहली बार भारत सरकार के द्वारा 1 रुपए का नोट छापा गया था। फिर कुछ समय के बाद वो बंद कर दिया गया था। तो 40 में 1 रुपए का नोट है दोबारा से बाजार में लाया गया। इसे 1926 में विश्व युद्ध के समय पर इसे क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। फिर 1938 में जो नोट बाजार में लाए गए थे उन नोटों को आजादी से पहले, देखो आरबीआई बना कब था? 35 में बना था, 1935 में। तो 1935 से 31 दिसंबर 1948 तक आरबीआई किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो जितने भी नोट जारी किए गए थे वो ब्रिटिशर्स के द्वारा जारी किए गए थे। अब 1 जनवरी 1949 के बाद आरबीआई जो है वो भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया था। तब देखो पहले कब जारी किए गए थे? 1938 में। किस काल में? ब्रिटिश काल में। कब तक था ब्रिटिश काल? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में कब तक था? 1948 में। तो ब्रिटिश काल में शुरू हुए 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। कब बंद किए गए? 1946 में किए गए थे। तो आजादी से पहले बंद किए गए थे। तो ब्रिटिश काल में ही शुरू हुए और ब्रिटिश काल में ही बंद हो गए। उसके बाद दोबारा पुनर्जन्म हुआ आजादी के बाद। दोबारा 1000, 5000 और 10,000 के नोट बाजार में लाए गए। कब लाए गए? 1954 को लाए गए। तो ये आजाद भारत के बाद पहली बार भारत में 5000, 1000 और 10,000 का नोट बाजार में लाया गया। नोटबंदी आजादी से पहले एक बार हो चुकी है, ऐसा नहीं है।
कि बीजेपी ने ही नोटबंदी की है, मोदी जी ने ही नोटबंदी की है, उससे पहले भी नोटबंदी हो चुकी है, वो हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं। 1946 में आजादी मिलने से पहले भी नोटबंदी हो चुकी है, जिसमें 1000, 5000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। उसके बाद आजाद भारत के बाद भारत सरकार के कंट्रोल वाले आरबीआई में नोट जारी किए गए थे 1000, 5000 और 10,000 के, कब? 1954 में। उसके बाद 1978 में नोटबंदी हुई, जो 2016 में हुई थी 500 और 1000 रुपए के नोट की। तो वैसे ही नोटबंदी 1978 में हुई, 1000, 5000 और 10,000 के नोट बाजार में बंद कर दिए गए। कब बंद किए गए? 1978 में। अब तक 2 बार नोटबंदी हो चुकी है, 1946 में, अब तक की बात, मतलब यहां तक की बात है 1978। तो 2 बार नोटबंदी अब तक हो चुकी है। इसमें भी सेम नोट 1000, 5000 और 10,000, ये 3 नोट बंद किए गए, और यहां भी यही नोट बंद किए गए। ये नोट कब शुरू किए गए थे? 1938 में शुरू किए गए थे, और ये नोट कब शुरू किए गए थे? 1954 में ये शुरू किए गए थे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 1987 में 500 रुपए का नोट बाजार में आया। फिर 1998 में जो 1000 रुपए का नोट 2016 में बंद हुआ था, वो 1000 रुपए का नोट बाजार में आया। फिर 2016 में फिर 500 रुपए का नोट और 1000 रुपए का नोट जो भी हमने ऊपर पढ़े थे, वे दोनों नोट बंद कर दिए गए। 500 रुपए के नोट की जगह पर नया नोट जारी कर दिया गया, न्यू नोट, और 1000 रुपए की जगह पर 2000 रुपए का नोट जारी किया गया, और एक नया नोट इंट्रोड्यूस किया गया 200 रुपए। तो ये बाजार में आए थे। लेकिन अभी इसी साल सन 2023 में ही 2000 रुपए का भी नोट बाजार से बंद कर दिया गया। मतलब ये जो 2000 रुपए का नोट है बाजार में पहली बार कब आया था? 2016 में आया। कब तक रहा? 2023 तक रहा। अब कई लोग ये मानते हैं कि भाई नोटबंदी में 1000 रुपए का नोट, आप कह रहे हो कि भाई नोटबंदी हमने की काले धन को खत्म करने के लिए की, और आप 1000 रुपए का नोट बंद करके आप 2000 रुपए का नोट ला रहे हो, तो ये कहाँ की समझदारी हुई? तो उनके लिए ये बताना चाहते हैं कि भाई नोटबंदी जो की थी भारत में, तो जो 500 और 1000 रुपए के नोट थे, वो लगभग जो 500 और 1000 रुपए का नोट जो बंद किए गए थे, उन्होंने मार्केट को लगभग 87% तक कैप्चर किया हुआ था। तो 87% नोट आपके बाजार में लेन देन के माध्यम में यूज हो रहे हैं, और आप उनको बंद कर रहे हो एकदम से, तो बाजार में हाई तबाह मच जाती। खबर लीक नहीं हुई थी 8 नवंबर से पहले, 8 नवंबर की रात्रि 8 बजे से पहले तक ये खबर लीक नहीं हुई थी कि नोटबंदी होने वाली है। लोगों को अगले दिन पता चला था, और उसी रात को तो जो बाहर बाजार में घूम रहे थे उस दौरान पता चला भाई ये क्या हो गया। उन्होंने तो पहली बार ही देखा था, क्योंकि उससे पहले काफी टाइम पहले 78 में हुआ था ऐसा। तो सब सोच रहे थे भाई नया काम हो गया, नया काम हो गया। तो एक्चुअली में नया काम ही 16 में तीसरी बार नोटबंदी हुई, और चौथी बार अपनी 2023 में हो चुकी है। तो आज तक के इतिहास में 4 बार नोटबंदी हो चुकी है। तो जो 87% नोट बंद किए गए, और यही नोट बाजार को कैप्चर कर रहे थे, अगर बाजार में नोट नहीं होंगे तो कारोबार कैसे चलेगा? सारा व्यापार ठप हो जाते, सब कुछ ठप हो जाता। तो भारत सरकार के एक सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वेनेजुएला एक देश था, छोटा सा देश, उसने भी नोटबंदी की थी, संभाल नहीं पाया। हमने दिल्ली जैसा ही देश है, छोटा सा बिल्कुल, वहां पर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हाइपर इन्फ्लेशन आ गई। लगभग 23-24 घंटे में चीजों के रेट डबल हो रहे थे। 15, 16, 17, 18 घंटे में रेट क्या हो रहे थे? डबल हो रहे थे। आज चीजें 100 की है, 17 घंटे, 18 घंटे बाद 200 की, फिर 18 घंटे बाद 400 की, फिर ऐसे ऐसे लोग इतना पैसा लेकर जाते थे और इतना सा सामान लाते थे। 2 बैग भर के पैसा लेके गए, एक थैला, छोटा सा थैला भर के सब्जी लेके आ रहे हैं। ऐसा काम वहां पर हो गया था। वो काम क्या हुआ? नोटबंदी की वजह से हुआ था वो। तो भारत में भी अगर ऐसी ही ना हो जाती, कितनी महंगाई बढ़ी। आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया, सभी ने लाइन में भी खड़े हुए थे, नोट भी निकाले, महंगाई कितनी बढ़ी? महंगाई नहीं बढ़ी। तो महंगाई ना बढ़ने का रीजन क्या था? तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई 500 रुपए का नोट अगर आप प्रिंट करोगे तो 500 रुपए ही निकलेंगे। अगर आप 1000 रुपए का भी नोट अगर दोबारा मार्केट में उतारते हो तो 1000 रुपए का ही मिलेगा। तो उन्होंने 1000 की बजाय स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, जो नोटबंदी हुई थी, तो पहले जो हमें नोट मिल रहे थे बैंकों में, एटीएम में, वो 2000 रुपए के नोट मिल रहे थे। तो वो क्यों थे? अब 2000 रुपए का नोट अगर आप ले रहे हो तो 1000 के 2 नोट प्रिंट करने पड़ते, 500 के 4 नोट प्रिंट करने पड़ते। हम एक व्यक्ति को 2000 रुपए देने हैं, 500 के नोट प्रिंट करने पड़ते तो 4 नोट प्रिंट करते हैं आप।
1000 रुपए के नोट प्रिंट करते दोबारा तो 2 नोट प्रिंट करते, तो यहाँ पर दुगना समय बचा, वहां पर 4 गुना समय बचा। इसीलिए 2000 का नोट बाजार में लाया गया था, ताकि कम से कम टाइम में अगर 500 का ही नोट रखते तो 4 गुना समय लगता, जितने नोट उन्होंने प्रिंट किए उसका 4 गुना, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2000 का नोट लाने के पीछे मेंटलिटी यही थी, सोच यही थी कि हम बड़ी वैल्यू का नोट एक बार बाजार में उतार देते ताकि बाजार दोबारा से रिदम पकड़ जाए अपनी। तो 87% हमने नोट एकदम से बंद कर दिए, बाजार से बाहर निकाल दिए, उतनी वैल्यू के नोट जल्दी से बाजार में उतार दें, इसीलिए 2000 रुपए का नोट लाया गया। फिर कुछ समय के बाद 500 रुपए का जब थोड़ी चीजें पटरी पर उतरने लगी, इकोनॉमी दोबारा नॉर्मल कंट्रोल होने लगी, उसके बाद फिर 500 रुपए का नोट प्रिंट किया गया। फिर 500 रुपए का नोट, याद हो कि 500 रुपए के नोट अब एटीएम से निकालने जा रहे हैं, 500 के नोट ही नए मिल रहे थे। नया 2000 का नोट जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद दोबारा प्रिंट ही नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उसी समय सोच बना ली गई थी कि भाई ये आगे चल के नोट हमने बंद करना है, क्योंकि जो प्रिंट करने में हमें टाइम ज्यादा लगता, उस टाइम को बचाने के लिए ही 2000 का नोट आया था। ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए सरकार ने सोच लिया था कि भाई 2000 रुपए का नोट आया है। पहले जब क्लास में पढ़ाते थे, जब नोटबंदी हुई थी तो 2000 रुपए का नोट बाजार में लाया गया था, तो उस समय में ऑलरेडी क्लास में मैं ये बताता था कि भाई 2000 रुपए का नोट ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। अब कितना नहीं चलता, देखो मोदी सरकार है, आज तक एक भी चीज लीक नहीं हुई है कि कल क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, तो ये कोई नहीं बता सकता था कि कब हुआ। लेकिन ये पहले ही सोच निर्धारित हो गई थी कि 2000 का नोट 100% होगा। तो 500 रुपए का नोट आया, बाजार से 2000 रुपए के नोट धीरे धीरे गायब होने लग गए। पैसा निकालने जा रहे हो तो 2000 के कम 500 के ज्यादा नोट मिल रहे थे, तो धीरे धीरे बाजार से 2000 के नोट बैंक वाले ही बाहर करते चले गए। जब ये लगा हाँ भी अब सही समय है, 2 से 3 महीने लोगों को दे दो, तो डिसीजन आ गया 31 सितंबर 2023 लास्ट डेट है, उससे पहले जिसके भी पास 2000 का नोट है वो अपने बैंक में जमा करवा दो या उसको कन्वर्ट करवा लो, 2000 का नोट बंद हो रहा है। तो 4 बार नोटबंदी होगी हमारी, 46 में, 54 में और आपकी 78 में और 46 में, 78 में, 2016 में और 2023 में। तो ये नोटबंदी ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। अब अपने आगे बढ़ाते हैं अपनी वीडियो को। अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और वीडियो को भी जैसे पीछे गई थी तो आप वीडियो को रोक के अभी एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहो। नोट डाउन करना है, वीडियो को 1 सेकंड के लिए रोको और अपना नोट डाउन करते रहो इन चीजों को। ये आपका 54, 46, 40, ये 38, इससे ऊपर कुछ नहीं था, ये था अपना। ठीक, तो अपने फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उस फंक्शन में हमने देखा आरबीआई द्वारा पत्र मुद्रा जारी की जाती है, और नोट कहाँ कहाँ प्रिंट होते हैं वो ऑलरेडी हम लिख चुके थे। सिक्के कहाँ मिंट होते हैं वो भी हम लिख चुके थे। कौन सा सिक्का कहाँ मिंट होता है वो कैसे पता लगाए वो भी हो चुका है। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इनके ऊपर, अगले फंक्शन देखते हैं। अगले फंक्शन में आप लिखो कि आरबीआई को गवर्नमेंट बैंक भी बोला जाता है, सरकार का बैंक, गवर्नमेंट बैंक, गवर्नमेंट्स बैंक, सरकार का बैंक, क्योंकि सरकार के सारे लेखे जोखों का रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन, सारी ट्रांजैक्शन आरबीआई के द्वारा की जाती है, तो इसलिए इसको सरकार का बैंक भी बोला जाता है। अगला फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है। थर्ड फंक्शन, आरबीआई को बैंकों का बैंक बोला जाता है, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक बोला जाता है क्योंकि सभी बैंकों को कंट्रोल करने का काम, सुपरवाइज करने का काम आरबीआई करता है, इसीलिए इसको बैंकर्स बैंक भी बोलते हैं। आरबीआई को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता। अब अंतिम ऋणदाता क्यों बोला जाता है इसको? देखो, जैसे कि भारत सरकार है, सरकार अगर लोन लेना चाहती है तो सरकार के पास लोन लेने के लिए 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पब्लिक, किससे लोन ले सकती है? पब्लिक से, जनता से पैसा उधार ले सकती है। तो पब्लिक से कैसे लोन लेती है? बॉन्ड जारी करके, बॉन्ड जारी कर देंगे। मान लिया एक बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपए, उस पे आपको 10% ब्याज मिलेगा। सरकार को चाहिए थे
1000 करोड़ रुपए, तो सरकार ने 1 करोड़ बॉन्ड इश्यू कर दिए और एक बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपए, तो टोटल कितने रुपए आ जाएंगे सरकार के पास? 1000 करोड़ रुपए। तो सरकार ने कहा, मतलब बॉन्ड जारी कर दिए, पोस्ट ऑफिस में या बैंकों में डाल दिए, आप गए, आपने देखा बोला भी एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड की वैल्यू 1000 रुपए है, एक साल में 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 10% वैल्यू हमारी बढ़ जाएगी, 100 रुपए के 1100 हो जाएंगे। आप जितने पास आपका पैसा है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपको ये स्कीम अच्छी लगती है, तो आप वो बॉन्ड परचेज कर सकते थे, एक टाइम लिमिट के बाद बॉन्ड वापस दे दो और आपको पैसा मिल जाएगा। तो बॉन्ड कितने समय के लिए सरकार जारी करती है, वो हर एक बॉन्ड के ऊपर निर्भर रहता है। तो ऐसे करके सरकार पब्लिक से भी पैसा ले सकती है, जिसको डेट फ्रॉम पब्लिक बोला जाता है, वो बॉन्ड वगैरह जारी करके। दूसरा डेट उधार जो ले सकती है, वो आपका रेस्ट ऑफ वर्ल्ड शेष विषयों से, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड शेष विषयों से उधार ले सकती है, शेष विषयों से। अब शेष विषयों में किस किस से उधार ले सकती है? तो सरकार शेष विषयों में या तो फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है उनसे उधार ले सकती है, या किसी भी दूसरे देश से उधार ले सकती है, दूसरी कंट्री से उधार ले सकती है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, जैसे अगर हम लिखें IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, वर्ल्ड बैंक लिखें, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक लिखें, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये सारे कुछ एग्जांपल है फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के। तो उनसे उधार लेना चाहे या दूसरे देशों से उधार लेना चाहे, वहां से भी उधार ले सकती है। और तीसरा ऑप्शन बचता है सरकार के पास, क्या? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिससे नए नोट छपवा कर, न्यू नोट प्रिंट करवा कर उधार ले सकती है सरकार। अगर RBI के पास पैसा नहीं है तो नए नोट छपवा लेगी, उधार ले लेगी। मतलब अगर कहीं से भी अगर लोन नहीं मिलता सरकार को, तो एट लास्ट वो किससे उधार ले सकती है? RBI से उधार ले सकती है, क्योंकि RBI वर्तमान में मिनिमम रिजर्व सिस्टम की तरह, मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत कार्य करता है, जिसमें 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व रखना जरूरी है, उसके बाद जितना मर्जी चाहे नोट छाप सकता है। तो इसीलिए RBI को लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट बोला जाता है। तो अगला फंक्शन आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, वीडियो को रोक के नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला फंक्शन कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट। कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट साख को नियंत्रित करता है, साख को नियंत्रित करता है, मतलब उधार को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? बाय मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का निर्माण, तो मौद्रिक नीति बना के उधार को कंट्रोल करवाता है। जैसे देखो, अगर उधार लोगों के पास ज्यादा होगी, अगर उधार क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा, उधार ज्यादा चला जाएगा, उधार ज्यादा लेंगे लोग, तो लोगों के पास पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। अगर लोगों के पास पैसा बढ़ गया तो उनकी जो डिमांड है, मांग है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर लोगों की डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ती है, तो प्रोडक्शन, उत्पादन क्या होगा? बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्या होंगे? बढ़ेंगे। और रोजगार बढ़ेंगे तो लोगों की जो आय है वो भी क्या होगी? बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो लोगों की दोबारा जो मांग है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक एक ये भी है, अगर लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है, पैसा ज्यादा है, अगर आप ज्यादा परचेज करोगे, तो ज्यादा परचेज करने से उनकी कीमतें, प्राइस जो है वो भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ जाएंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, महंगाई बोलते हैं। महंगाई में चीजों के प्राइस क्या होने लग जाते हैं? बढ़ने लग जाते हैं। तो उधार को अगर कंट्रोल नहीं किया गया
तो इन्फ्लेशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और उधार ज्यादा कम कर दिया गया तो लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों का इनकम लेवल भी कम हो जाएगा, और वो साइकिल उल्टी चल पड़ेगी, जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं, मंदी बोलते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए जो आरबीआई को है वो कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट भी बोला जाता है। यहाँ तक क्लियर है सारा? चलो आगे फंक्शन हम लिखते हैं आरबीआई की ओर, कि आरबीआई क्या करता है। आरबीआई 7 फंक्शन, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा मुद्रा कोष का संरक्षक, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। अब देखो आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी होती है वो हमने देखा कि भाई जैसे नोट जारी करता है, तो नोट जारी करने के लिए आरबीआई के पास क्या रखना पड़ता है, बुलियन रूप में गोल्ड रखना पड़ता है। बुलियन मतलब गोल्ड रिजर्व के रूप में रहता है, ए पॉइंट, ये रिजर्व रहता है। दूसरा फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी विदेशी मुद्रा जितनी भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स, तो ये रिजर्व के रूप में किसके पास रहता है, आरबीआई का। क्या आपके हमारे कोई काम की नहीं विदेशी मुद्रा, ना कुछ सामान मिलेगा, कहीं पर जाएंगे रुपए में लेन देन होगा, विदेशी मुद्रा हमारे कोई काम की नहीं था, हम उसको एक्सचेंज करवा लेते हैं। जिससे एक्सचेंज करवाते जो मीडिएटर होता है, कोई बैंक हो या कोई प्राइवेट आदमी हो, उसके भी वो कोई काम की नहीं, उसको वो क्या करता है, दोबारा चेंज करवा लेता है, और एट लास्ट वो फाइनल जो विदेशी करेंसी पहुंचती है वो किसके पास पहुंच जाती है, आरबीआई के पास पहुंच जाती है। तो इसीलिए जितनी भी फॉरेन करेंसी है भारत के पास, वो सारी कहाँ रिजर्व के रूप में रहती है, आरबीआई के पास। इसीलिए आरबीआई को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी बोला जाता है, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक बोला जाता है। और तीसरी चीज जो रहती है आरबीआई के पास वो होता है एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार। ये ऑफिशियल करेंसी ऑफ आईएमएफ, ये आईएमएफ इंटरनेशनल संस्थाएं जब करेंगे उसमें पढ़ेंगे हम, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसकी करेंसी स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर, जिसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। अब तक के लिए यहाँ तक के लिए सिर्फ इतना इंपोर्टेंट है, पेपर गोल्ड, एसडीआर इज नोन एज पेपर गोल्ड, ये वहां पर पढ़ेंगे। तो एसडीआर किसकी ऑफिशियल करेंसी होगी, वो होगी आपकी आईएमएफ की। तो यहाँ तक क्लियर है? तो 7 फंक्शन हमने पढ़े आरबीआई के। पहला फंक्शन इशूइंग पेपर करेंसी, दूसरा आरबीआई को सरकार का बैंक भी बोला जाता है, गवर्नमेंट्स बैंक, तीसरा बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी लोन, फोर्थ लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, फिफ्थ कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, फिफ्थ कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट, सिक्स्थ मॉनेटरी पॉलिसी, सेवंथ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी। तो ये फंक्शन है कुछ आरबीआई की इंपोर्टेंट फंक्शन। यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है, तो क्वेश्चन ये दे देगा निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो इनमें से किसी एक के नाम की जगह किसी और का दे देगा, या पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई से संबंधित है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा सारा। तो यहाँ पर हमारा आरबीआई कंप्लीट होता है। चलो एक चीज और रह गई, आरबीआई के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण आरबीआई के द्वारा किया गया। मैं सोच रहा हूँ उसको यही करें या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में, चलो यही कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का निर्माण सन 2016 में किया गया था।
मॉनेटरी पॉलिसी का कमेटी का निर्माण कब किया गया था? सन 2016 में किया गया था। 2016 में किया गया था। सजेस्टेड बाय उर्जित पटेल। इसीलिए इसको उर्जित पटेल कमेटी भी बोला जाता है। ठीक है। इस कमेटी में टोटल 6 मेंबर होते हैं। देयर आर 6 मेंबर in this committee, 3 from RBI, 3 member from 3 सदस्य RBI से, 3 member from RBI and 3 member from government, 3 member from गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो 3 सदस्यों की नियुक्ति जो है भारत सरकार के द्वारा की जाती है और 3 सदस्य आरबीआई द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी के जो है वो मेंबर होंगे। तो आरबीआई जिनको नॉमिनेट करना चाहे उनको कर सकता है और भारत सरकार जिनको नॉमिनेट करना चाहे उनको कर सकती है। तो डिसीजन टेकन, इसमें जो डिसीजन होते हैं वो टेकन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेजोरिटी। तो मेजोरिटी के आधार पर जो है निर्णय लिए जाते हैं। तो डिसीजन टेकन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी के आधार पर डिसीजन लिए जाते हैं। अब किसी ने ध्यान से देखा हो तो मेंबर कितने हैं? मेंबर है 6। तो मेजोरिटी कैसे होगी? अब मान लिया महंगाई है, इन्फ्लेशन आई है, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में चीजों के रेट बढ़ते हैं। चीज रेट कब बढ़ेंगे? जब आपके पास पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा है आपके पास, इसीलिए चीजों के प्राइस बढ़े। अगर आपके पास पैसा ज्यादा नहीं होता तो कैसे सामान खरीदते? और जब तक सामान खरीदोगे नहीं, डिमांड नहीं बढ़ाओगे तो रेट कैसे बढ़ेंगे? तो आरबीआई चाहता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए तो जो आपके पास जो पैसा है उसको कम किया जाए। आपके पास जो पैसा है उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। पैसा कैसे कम करें? आरबीआई चाहता है कि भाई लोन रेट जो है, इंटरेस्ट रेट जो हो गई, लोन की जो रेट है, ब्याज की दर है, वो बढ़ाना चाहता है। क्योंकि आरबीआई को पता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई, लोन महंगे हो गए तो हम लोग लोन लेना कम कर देंगे क्योंकि लोन महंगा मिलेगा। आरबीआई चाहता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जाए, लोन महंगे हो जाए, जिससे पब्लिक लोन कम ले। लोन कम लेगी तो पब्लिक के पास पैसे की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी होगी तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन ठीक हो जाएगी। लेकिन सरकार को ये कतई मंजूर नहीं है कि भाई आप पब्लिक को कैसे महंगा लोन दे सकते हो। पैसा हर किसी को अच्छा लगता है, आपको, हमें, सभी को। अगर लोन महंगे कर दिए तो खबर ये फैल जाएगी लोगों के बीच, देखो सरकार के आते ही लोन कितने महंगे हो गए, पहले कितने सस्ते लोन मिलते थे। क्योंकि आम आदमी को अर्थशास्त्र समझ नहीं आती, इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है, इसीलिए वो क्या सोचता है, उसको तो पैसा ज्यादा अच्छा ही लगता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा पैसा हो। तो कम ज्यादा पैसा अच्छा किसको नहीं लगता? सबको लगता है। लेकिन आरबीआई द्वारा ये सख्त निर्णय लिए जाते हैं। तो जो 3 मेंबर हैं गवर्नमेंट के, वो सरकार की जैसे किरकिरी ना हो लोगों के बीच में, वो कहते हैं भाई नहीं, हम लोन महंगा नहीं होने देंगे। तो हम इसको, वो इसके खिलाफ वोट डाल देते हैं। और आरबीआई के जो मेंबर हैं वो चाहते हैं भाई नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़े तो ताकि जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल में रहे। जो हमने टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट रखी है वो इसी में बताऊंगा अभी। तो जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई दर है, उससे ज्यादा महंगाई हो रही है, हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। बगैर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हम लोग महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मामला टाई हो गया। जब टाई हो गया तो अब क्या करें? तो जो डिसीजन है, कास्टिंग वोट है, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत। जो निर्णायक मत है वो किसके पास है? वो है गवर्नर ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो निर्णायक मत, कास्टिंग वोट किसके पास है? आरबीआई के पास है। तो आप लिख सकते हो कास्टिंग वोट इज टेकन बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई।
तो निर्णायक मतलब तो ऐसी टाई वाली सिचुएशन में आरबीआई का गवर्नर भी वोट डालता था, जिस तरफ वो डाल देगा वो चीज लागू हो जाएगी, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। और इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट, टारगेटेड टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट वो कितने परसेंट है? 4%, +2% और -2% का चेंज है इसमें, तो सहन किया जा सकता है। आप इनको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। तो जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है वो हमारी 4%, कितना परसेंट? 4%। अब कोई भी इकोनॉमी है, मान लेते हैं यहाँ पर इकोनॉमी स्टेबल रहेगी, यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर है, मतलब ना रेट बढ़ रहे ना घट रहे, इकोनॉमी यहाँ पर स्टेबल रहनी चाहिए। लेकिन किसी भी देश की इकोनॉमी यहाँ पर स्टेबल नहीं रह सकती। हर एक देश के लिए अच्छा होता है इन्फ्लेशन अच्छी होती है। अभी हमने देखा इन्फ्लेशन में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो लोगों की आय बढ़ेगी। ये हमने चीजें पीछे देखी थी। तो इन्फ्लेशन अच्छी होती है हर किसी इकोनॉमी के लिए। तो सरकार भी चाहती है, भाई सरकार ने टारगेट कितना रख दिया? 4% महंगाई। लेकिन अगर ज्यादा महंगाई बढ़ गई तो सरकार कहती है नहीं, देखो इकोनॉमी कभी भी ऐसी स्टेबल नहीं चलेगी, इकोनॉमी झूलती रहेगी हमेशा ऊपर नीचे, ऐसे चलती रहेगी, स्टेबल कोई नहीं होगी। किसी की अगर ज्यादा नीचे आ गई तो डिफ्लेशन में आ जाएगी। तो ये जो सरकार ने जो टारगेट रेट किया यहाँ पर, ये किया कि भाई 2%, ये कितना था? 4%। और जो ऊपर जा रही है वो कितना आपकी? 6%। क्योंकि सबको पता है कि भाई इकोनॉमी स्टेबल नहीं चलेगी तो ऊपर नीचे झूलेगी। तो कितना ऊपर जाएगी तो कितना? 6%, नीचे आएगी तो कितना? 2%। 0% पे कोई नहीं रोक सकता। अगर ज्यादा नीचे चली जाती है, अगर इकोनॉमी ज्यादा, अगर यहाँ से स्टार्ट की, अगर ज्यादा ऊपर गई, ज्यादा नीचे गई, ज्यादा ऊपर जा रही है, ज्यादा नीचे जा रही है, तो वो ज्यादा इन्फ्लेशन में और ज्यादा डिफ्लेशन में। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम आपका साइक्लिक बिजनेस साइकिल का जो सब फ्लो किया है, ये इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन में हम अच्छे से भी कवर करेंगे उसको। तो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई कोई भी इकोनॉमी ऐसी स्टेबल नहीं चलेगी, वो इन्फ्लेशन में भागेगी फिर डिफ्लेशन में। जैसे अभी कुछ महीने पहले हमारी जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है वो हमारी 8% के आसपास बढ़ गई थी। महंगाई दर कितने परसेंट के आसपास चली गई थी? 8%। तो सरकार ने कंट्रोल किया, वापस लेके आए, तो वापस अभी 5-6% के आसपास घूम रही है। तो कितनी घूम रही है? 5-6% के आसपास हमारी जो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट है वो हमारी घूम रही है। क्लियर है? तो टारगेटेड इन्फ्लेशन रेट कितनी होगी हमारी? 4%। उसमें +2 चला गया तो वो भी कंट्रोल का, और -2 हो गया, मतलब 2% से लेकर कितने परसेंट तक? 6% तक। और फिक्स कितने परसेंट पे रखना है हमें? 4% तक। क्लियर है यहाँ तक? चलो हमारा आरबीआई कंप्लीट होता है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपना। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में हमने कवर कर लिया क्या? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक। अभी हम क्या कवर करेंगे? कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट बैंक, विकास बैंक, या स्पेशलाइज्ड बैंक, विशेषीकृत बैंक। तो अपनी हेडिंग डाल लीजिए अब, कमर्शियल बैंक। देखो दोस्तों, हेडिंग डाल लिया अपनी कमर्शियल बैंक। खुद देखिए, जिनको पता है जो पहले पढ़ के आए हैं उनके दिमाग में एक चीज और आई होगी, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक हमें नहीं बताया। तो देखो शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बैंक क्या होते हैं? तो आरबीआई शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक अनुसूचित बैंक, अनुसूचित
बैंक। दूसरा है नॉन शेड्यूल्ड बैंक। नॉन शेड्यूल्ड बैंक, गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक। अब दोनों है क्या, देखो, शेड्यूल्ड बैंक वे बैंक होते हैं जिन पे आरबीआई कंट्रोल करता है। जो आरबीआई एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल्ड में सेकंड शेड्यूल में दूसरी अनुसूची में लिस्टेड है। अनुसूची में जितने भी बैंक लिस्टेड हैं, लिस्टेड बैंक, वे सारे कौन से बैंक हैं? अनुसूचित बैंक है। और जो आरबीआई एक्ट 1934 को फॉलो नहीं करते, जो लिस्टेड नहीं है, वे कौन से बैंक है? नॉन शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक आरबीआई एक्ट 1934 को फॉलो करते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में जितने भी बैंक लिस्टेड हैं, जो सारे शेड्यूल्ड बैंक हैं। तो आरबीआई किन को उधार देगा? तो आरबीआई सिर्फ शेड्यूल्ड बैंकों को उधार देता है, नॉन शेड्यूल्ड बैंकों को उधार नहीं देता। तो ये आरबीआई से उधार ले सकते हैं, वो आरबीआई से उधार नहीं ले सकते। अगर इनकी बात करें तो ये बहुत कम संख्या में बैंक रह गए हैं, लगभग ना के बराबर। तो लगभग 3 बैंक हैं जो अभी काम कर रहे हैं। कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, और आपका सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। लोकल एरिया बैंक लिमिटेड नाम इनके पीछे रहेगा, और कृष्णा बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। लगभग ये 3 बैंक ही हमारे नॉन शेड्यूल्ड बैंक के रूप में काम कर रहे हैं। कैपिटल लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड और कृष्णा बीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड। तो अभी हमारा नॉन शेड्यूल्ड बैंक को छोड़ देते हैं, अभी हम किसकी तरफ भागते हैं? शेड्यूल्ड बैंक की तरफ भागते हैं। तो देखो, अब शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ही जितने भी शेड्यूल्ड बैंक है, उसी के अंदर सारे कमर्शियल बैंक होते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक के अंदर ही सारे के सारे कौन से बैंक आ जाते हैं? कमर्शियल बैंक आ जाते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, वो सारे के सारे कौन से बैंक हैं? शेड्यूल्ड बैंक हैं। तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो गया कि ऑल कमर्शियल बैंक और शेड्यूल्ड बैंक। क्लियर है? अब जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहला फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक विदेशी बैंक, विदेशी बैंक जो दूसरे देशों के बैंक है। ये है हमारे इंडियन बैंक। ये क्या है? इंडियन बैंक, भारतीय बैंक। तो विदेशी बैंक लगभग भारत में 46 के आसपास काम कर रहे हैं। जैसे स्टैंडर्ड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एससीबी, है ना, एचएसबीसी हांगकांग एंड शंघाई कॉर्पोरेशन बैंक, और आपका हो गया सिटी बैंक। तो ये बैंक कौन से हैं? ये फॉरेन बैंक है। कुछ एग्जांपल आप गूगल पे लिखोगे तो सारे आ जाएंगे। 46 के आसपास फॉरेन बैंक जो है भारत में काम करे। फॉरेन बैंक वे हैं जो जिनका हेडक्वार्टर दूसरे देशों में, जो भारत के नहीं है। तो जो इंडियन बैंक जो भारत के लोगों के बैंक है, अपने बैंक है, जिनके मालिक भारत का लोग है, भारत का रेजिडेंट है, भारत का नागरिक जिनका मालिक है, वो हमारे बैंक जो कहलाते हैं, वो इंडियन बैंक कहलाते हैं। तो इंडियन बैंक को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंडियन बैंक को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? पहला आया प्राइवेट सेक्टर बैंक। पहला क्या आया? प्राइवेट सेक्टर बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र बैंक। दूसरा आया पब्लिक सेक्टर बैंक। दूसरा क्या आया? पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक।
अगर बात करें आज की डेट में भारत में टोटल प्राइवेट सेक्टर बैंक टोटल 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो कार्य कर रहे हैं, और सरकारी बैंकों की अगर बात करें तो टोटल आज की डेट में 12 सरकारी बैंक कार्य कर रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो प्राइवेट सेक्टर बैंक टोटल कितने हो गए? 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं जो भारत में अभी कार्य कर रहे हैं। तो क्या सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? जवाब है नहीं, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते। हाँ, वर्तमान में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राइवेट बैंक है, कौन सा सरकारी बैंक है, 4 ऑप्शन दे देता है। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन सा प्राइवेट है, कौन सा सरकारी है। तो कुछ बैंक ऐसे हैं जो नाम से हमें सरकारी लगते हैं लेकिन वो सरकारी नहीं, प्राइवेट है। जैसे अगर मैं बात करूं नैनीताल बैंक, जैसे मैं बात करूं नैनीताल बैंक, तो नैनीताल बैंक एक प्राइवेट बैंक है लेकिन नाम से क्या लगता है? सरकारी लगता है, लेकिन सरकारी है नहीं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर बैंक, ये भी नाम से सरकारी लगता है लेकिन है नहीं ना, तो ये प्राइवेट बैंक है। तो ऐसे ही हम बैंकों की एक लिस्ट देखते हैं, कौन कौन से बैंक प्राइवेट हैं, कौन कौन से बैंक सरकारी हैं। वैसे इसमें हम टोटल 8 बैंक पढ़ेंगे। 8 बैंक कौन कौन से पढ़ेंगे, एक बार उनके अगर नाम यही लिखना चाहते हो आप एक बार नाम लिख लो, हेडक्वार्टर वगैरह मैं बोल दूंगा, अभी नोट डाउन मत करना, मैं पूरा ग्राफ आपको दिखाऊंगा, वहां से आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि बोलने में कभी आप गलत ना लिख लो। पहले जो बैंक लिखेंगे हम, उसमें लिखेंगे 2 बैंक, बंधन बैंक, बंधन बैंक, तो एक लिखेंगे सेकंड, नंबर नहीं डाला मैं यहाँ पे, ऐसे लिख रहा हूँ, आईडीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। हम ये 2 बैंक क्यों लिखे? क्योंकि इन दोनों बैंकों की जो स्थापना है वो 2015 में हुई थी, लाइसेंस 2014 में मिला था, स्थापना 15 में हुई थी। क्या हुआ था देखो, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था बैंकिंग सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, फाइनेंशियल सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एनबीएफसी और बैंक। तो जितनी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है वो भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं की है, पूरा बैंकिंग सिस्टम उठा लिया था। ये शायद आप वीडियो में नहीं बताया, मैं नॉर्मल बताता हूँ, नहीं बताया था उस वीडियो में। जो हमारे देश का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, वित्तीय सिस्टम है, जो पैसों में काम करता है, जैसे बैंक पैसे लेता है, पैसे देता है, तो मतलब जो पैसों में डील करता है उस सिस्टम को हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, वित्तीय सिस्टम कहते हैं। वित्तीय सिस्टम हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिनको हम एनबीएफसी बोलते हैं, और दूसरा है बैंक। दूसरा क्या है? बैंक। तो हमने बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट कर लिया था, हमारा बैंकिंग सिस्टम चला हुआ है, तो जब बैंकिंग खत्म हो जाएगा तब हम एनबीएफसी के जब पास जाएंगे। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती क्या है? तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, यही जैसे मनप्पुरम गोल्ड लोन, बजाज फिंसरी, पेटीएम बैंक, ये सारे क्या है? ये एनबीएफसी है। तो ये आरबीआई के पास जाते हैं और कहते हैं जी हमें भी लाइसेंस दे दो। बोले तुम्हें किस चीज का लाइसेंस देते? बोला हमें भी कमर्शियल बैंक बनना है, हमें भी कमर्शियल बैंक बना दो, तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक बन जाएंगे ये। तो जितनी भी एनबीएफसी होती है वे अप्लाई करती रहती है आरबीआई में कि हमें भी कमर्शियल बैंक का लाइसेंस दे दो। तो सन 2014 में क्या हुआ था, तो टोटल 25 एनबीएफसी ने अप्लाई किया कि हमें भी कमर्शियल बैंक का लाइसेंस चाहिए, लेकिन केवल 2 बैंकों को लाइसेंस मिला, 2 एनबीएफसी को लाइसेंस मिला, और वे कौन कौन सी थी? एक बंधन बैंक था और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो बंधन बैंक के अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, और अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका मुंबई में। इसके बाद जो हम लिखेंगे वो 3 बड़े बैंक लिखेंगे हम, प्राइवेट सेक्टर के 3 बड़े बैंक। तो सबसे बड़ा बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर का वो आपका एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 1994 में, 1994 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और दूसरे प्राइवेट सेक्टर के दूसरे नंबर का बड़ा बैंक तो वो आपका आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इसकी भी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी आपकी 1994 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और प्राइवेट सेक्टर का थर्ड लार्जेस्ट बैंक जो है वो आपका एक्सिस बैंक। वो कौन सा? आपका एक्सिस बैंक। इसकी दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1993 में, और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो अब तक हम लोगों ने टोटल 5 प्राइवेट बैंक लिखे, और 5 में से 4 बैंकों का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ गया? आपका मुंबई में। सिर्फ किस बैंक को छोड़कर?
बंधन बैंक को छोड़कर, क्योंकि बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर कहाँ है वो आपका कोलकाता में, कोलकाता में। क्लियर है। अभी हम तीन छोटे बैंक और लिखते हैं, प्राइवेट सेक्टर के तीन छोटे बैंक, छठे नंबर का बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर का सबसे छोटा बैंक नैनीताल बैंक, नैनीताल बैंक नैनीताल में ही है। और नैनीताल किस राज्य में पड़ता है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताओगे, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल ही है। दिल्ली का क्लोजेस्ट हिल स्टेशन है जहां पर बहुत सारे लोग घूमने जाते हैं। तो नैनीताल का हेडक्वार्टर नैनीताल में ही है, और वो किस राज्य में पड़ता है वो आप हमें जरूर बताओगे। तो नैनीताल बैंक प्राइवेट सेक्टर का सबसे छोटा बैंक है ब्रांचेस के मामले में, और जिसकी स्थापना है दोस्तों वो हुई थी 1922 में हुई थी। और प्राइवेट सेक्टर का सेकंड नंबर का सबसे छोटा बैंक, सेकंड स्मॉलेस्ट बैंक ऑफ प्राइवेट सेक्टर, वो आपका धनलक्ष्मी, वो है आपका धनलक्ष्मी, धनलक्ष्मी बैंक। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1927 में, और ये धनलक्ष्मी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो आपका है केरल में, थ्रिसुर केरल में। और प्राइवेट सेक्टर का थर्ड स्मॉलेस्ट बैंक वो आपका डीसीबी, वो आपका डीसीबी। और डीसीबी की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1930 में। तो ये कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो हमें याद होने चाहिए। तो वर्तमान में दो बंधन बैंक और आईडीएफसी बैंक, और उसके बाद आपके एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी वगैरह ये सारे बैंक हैं। क्लियर है। तो ये टोटल 8 बैंक हो गए। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो नैनीताल, धनलक्ष्मी और बंधन बैंक को छोड़कर सभी के हेडक्वार्टर मुंबई में है। शायद धनलक्ष्मी का केरल, डीसीबी का मैंने बताया, भूल गया हूँ शायद, बताया या नहीं बताया वो आप देख लेना। तो डीसीबी का भी कहाँ है, मुंबई में है। तो इसके अलावा मतलब इन तीनों को छोड़कर डीसीबी और आईडीएफसी 5 ये और 1 ये, टोटल 3 4 ये और 1 ये, टोटल 8 में से 5 बैंकों के जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ है, मुंबई में। ऐसे ही याद होते हैं। अगर आप सारे की लिस्ट ले लोगे 21-21 के तो नहीं याद होंगे, कितना रटोगे भाई, दिमाग छोटा सा फट जाएगा। तो ऐसे ही याद ट्रिक बना के या ऐसे अलग अलग पढ़ के अगर याद करोगे ना तो याद हो जाएंगे। तो टोटल देखो, बंधन बैंक, बंधन धन धन आ रहा है इसमें भी, धन और धन, धन धन दोनों में आ रहा है। तो दोनों के हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं है। इसका कहा गया, कोलकाता साउथ की तरफ गया है ना, नीचे वेस्ट बंगाल की तरफ। और ये आपका धनलक्ष्मी, ये केरल, ये बिल्कुल साउथ में हो गया हमारा, है ना। और नैनीताल बैंक तो नाम से क्लियर है नैनीताल, तो याद रह जाएंगे ये टोटल 8 बैंक। और इनके हेडक्वार्टर बाकी एचडीएफसी, एफसीएफसी, है ना, आई इसमें आया, आई इसमें आया, एक्सिस आई इसमें भी आ रहा है, डीसीबी, एफसीएफसी, एफसी सभी में सीधा, तो सी यहाँ भी आ गया, है ना। तो ये सभी के कहाँ है, आपके मुंबई में है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ बैंक इन इंडिया। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक हम लोग पढ़ रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक पढ़ रहे थे। अभी हम निकालते हैं लिस्ट ऑफ बैंक इन इंडिया, लिस्ट ऑफ बैंक इन इंडिया, जिसमें हम प्राइवेट कमर्शियल बैंकों की डिटेल पढ़ रहे हैं। दोस्तों अभी डीएसएसबी की वैकेंसीज आई हैं, तो वैकेंसीज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी हम डिटेल डिस्कशन जरूर करेंगे, या तो इस वीडियो से पहले आ जाएगा या बाद में आएगा। तो डिटेल डिस्कशन जरूर होगी आपके डीएसएसबी के नोटिफिकेशन की, जिसमें एलडीसी की वैकेंसीज निकली हुई है। और एलडीसी की जो जॉब है वो दिल्ली वाली, तो मैं नहीं मानता कि इससे अच्छी जॉब पूरे भारत में या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो दिल्ली छोटा सा ही है इसीलिए, क्योंकि पोस्टिंग होगी, आप दिल्ली में ही अगर रहते हो तो पोस्टिंग होगी क्या है, 2 घंटे में आप दिल्ली के किसी भी कोने में पहुंच सकते हो, 2 से 2.5 घंटे में। तो और एक ही दिल्ली के ही दिल्ली में रहना है आपको, और प्रमोशन भी काफी फास्ट है वहाँ। पेपर पैटर्न कुछ चेंज हुआ है, तो आप यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो को इसको खराब नहीं करते हैं। यहाँ पर क्या एग्जाम पैटर्न है, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। या तो वीडियो से पहले आ जाएगी वो बाद में आएगी। तो ये कुछ है प्राइवेट सेक्टर के बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो आप एक बार प्राइवेट सेक्टर बैंक को एक बार रीड आउट जरूर करोगे सभी को। अगर किसी को अगर ये लिखना है तो देख भी लिया होगा कि कहाँ से निकालना है, नहीं लिखा हो तो गूगल पे लिखना लिस्ट ऑफ बैंक इन इंडिया,
सारे बैंक आ जाएंगे, ओपन कर लेना, ये सारी लिस्ट है। आपकी इच्छा है, अगर आपकी कैपेसिटी उतनी है कि आप सारे याद कर सकते हो तो आप जरूर करिए, आपको मनाही नहीं है। तो लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है वो हम लिख चुके हैं, लेकिन अब नाम इंपॉर्टेंट है इनके। पहला बैंक कौन सा हो गया? एक्सिस बैंक, दूसरा बंधन बैंक, तीसरा सीएसबी, सिटी यूनियन, डीसीबी, धनलक्ष्मी, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई के बाद आईडीबीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडस इंड बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक, कर्नाटका बैंक, करूर वसाया बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक, नैनीताल के बाद आरबीएल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक और यस बैंक। ठीक, तो ये टोटल हमारे बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं। ठीक है, अब देखो, आपने अगर ध्यान दिया हो, एक बार देखो ईयर पे ध्यान रखना, ये क्या दिखाई दे रहा है? 2004, 2004 आजादी के बाद वाला पीरियड एक बार देखना। मैं कुछ चीजें बताता हूँ। 2004, यहाँ पर 3, उसके बाद इंडसइंड बैंक 94, 94, 94, 2015 और 93। अब ये क्या देखो, या तो आजादी से पहले है और आजादी के बाद तो कुछ ही बैंक है, क्योंकि भारत में आजाद भारत के बाद प्राइवेट बैंकों को जो लाइसेंस देने की शुरुआत है ना, वो 1993 से हुई थी। तो 1993 से हुई, लाइसेंस दिया गया, उसमें आपका आईसीआईसीआई बैंक आ गया, एक्सिस बैंक आ गया, एचडीएफसी बैंक आ गया, तो ये सारे बैंक हुए थे। फिर उसके बाद जो लाइसेंस है, दूसरा लाइसेंस है सन 2004 में यस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक को मिला था। देखो यस बैंक कहाँ है? यस, यस वाई और कोटक के कोटक महिंद्रा बैंक देखो 3 में है ना, और आपका ये यस बैंक 2004 में। तो उस 2004 में मिला और उसके बाद 3-4 में मिला था, और उसके बाद लास्ट आपका कब मिला है? आपका 2014 में मिला और स्थापना 15 में हुई। क्लियर है? तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं, आप जिनको लिखना चाहो लिख सकते हो। इसमें हमने कौन कौन से डिस्कस किए थे? इसमें अगर छोटे बैंक की अगर बात करें, सारे यहाँ आ गए, नैनीताल बैंक, धनलक्ष्मी और डीसीबी, चलो वो ऊपर ही चले जाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको क्या लिखवाया था? एक तो लिखवाया नैनीताल बैंक, तो नैनीताल बैंक ये रहा आपका सबसे छोटा बैंक, क्योंकि इसकी ब्रांचेस कितनी है? 160। स्थापना कब हुई थी? 22 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? नैनीताल। और कहाँ ये? उत्तराखंड में। ये आपको बोला था कि कमेंट करने के लिए किस वहां पर है। क्लियर है? तो ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे छोटा बैंक नैनीताल बैंक, नाम से लगता है सरकारी, लेकिन सरकारी है नहीं। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे, और क्या लिखवाया था आपका? धनलक्ष्मी और डीसीबी बैंक, धनलक्ष्मी और डीसीबी बैंक। तो धनलक्ष्मी दूसरे नंबर पे लिखा था, स्थापना कब? 27 में लिख चुके थे, बता दिया था, त्रिशूर केरल में। सबसे छोटा बैंक क्यों? क्योंकि ब्रांचेस 245। और तीसरे नंबर पे सबसे छोटा बैंक डीसीबी 1930 में, मुंबई हेडक्वार्टर, ब्रांचेस 352। क्लियर है यहाँ तक? चलो, अब प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक लिखा था हम लोगों ने एचडीएफसी। क्यों लिखा था? ब्रांचेस के मामले में, ब्रांचेस के मामले में सबसे बड़ा बैंक आपका एचडीएफसी है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ब्रांचेस कितनी है? 7,860। दूसरे नंबर का जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक लिखा था, वो लिखा था हम लोगों ने आईसीआईसीआई बैंक। दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में और स्थापना वर्ष 1994 में। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट हमने लिखा था प्राइवेट सेक्टर का ही तीसरे नंबर का बैंक, वो ये रहा आपका एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ये लिखा था। बाकी बंधन बैंक लिखा था हम लोगों ने, और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिखा था। बंधन बैंक है, आईडीएफसी नीचे चला गया, तो बंधन बैंक 15 में कोलकाता बता दिया था। एक बार आईसीआई वो भी दिखा देता हूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये रहा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। तो टोटल कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक हमने डिस्कस किए? 8 किए। दो दो हमने कौन कौन से किए थे? एक तो बंधन बैंक, एक बंधन बैंक, लाल कलर कर लेते हैं, एक बंधन बैंक और एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी
फर्स्ट बैंक। ये दो क्यों किए? क्योंकि दोनों को लाइसेंस 15 में मिला, नई बैंक है। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कोलकाता, आईडीएफसी का मुंबई। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के 3 बड़े बैंक, पहला बैंक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एक्सिस। ये 3 बैंक, सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी, दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई, तीसरे नंबर पे एक्सिस। एचडीएफसी आईसीआईसीआई दोनों 1994 में खोले गए, स्टेब्लिश हुए, दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में। एक्सिस 93 में खुला, 1993 में हेडक्वार्टर भी मुंबई। 3 छोटे बैंक, सबसे छोटा बैंक नैनीताल बैंक, नैनीताल। दूसरे नंबर का छोटा बैंक धनलक्ष्मी, और तीसरे नंबर का छोटा बैंक, सबसे छोटा तीसरे नंबर पे सबसे छोटा नैनीताल, उसके बाद धनलक्ष्मी और उसके बाद है डीसीबी। तो डीसीबी की स्थापना 1930 में, इसकी स्थापना 1927 में, इसकी स्थापना 1922 में। एल से टाइम पीरियड में भी देखोगे, सबसे छोटा फिर उसके बाद और फिर उसके बाद ये हो जाएंगे। तो नैनीताल का नैनीताल उत्तराखंड में ही, धनलक्ष्मी त्रिशूर केरल में और डीसीबी आपका मुंबई में। तो ये सारे हमने लिख लिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारा समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपनी दोबारा वीडियो पॉइंट के ऊपर। अभी हमारा क्या स्टार्ट करना, हमें पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी क्षेत्र के बैंक। तो कितने सरकारी क्षेत्र के बैंक है दोस्तों? वो आज की डेट में 12। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो हमारा इस क्लास में कवर नहीं हो पाएगा, वो हम करेंगे अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए चैनल से बने रहिए। वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं अगली क्लास।